Hanji class, welcome you all in fourth lecture, class 11th, chapter gravitation. So till now we discussed about gravitational force, then we discussed about Cavendish experiment, and in last third lecture we are discussing about vector form of Coulomb's law. So today we are going to discuss about superposition principle, shell theorem, and few experimental evidence of universal law of gravitation. So let's start with superposition principle. Okay. So this is superposition principle. बेटा कहीं पर भी सुपरपोजिशन वर्ड अगर आता है इट मींस वी आर गोइंग टू ऐड सो मेनी थिंग्स. फॉर एग्जांपल कि सपोज देखो जैसे मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है एंड द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m1. Okay, and this m0 mass object is experience gravitational force due to mass m1. Similarly, it is experience gravitational force due to mass 2. Similarly, it experience gravitational force due to mass 3, mass 4, and so on. There are so many masses present around the mass m0, and this m0 mass body experience gravitational force due to m1, m2, m3, and m4. यानी m0 के ऊपर इन सब की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इंडिविजुअली वी नीड टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू. फिर हमें इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है. देन वी नीड टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन m0 एंड m3. देन वी नीड टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन m0 एंड m4. और इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है. तो आप ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या लिखेंगे, टोटल force on mass m0 due to all other bodies, that is known as your superposition principle. जितना टोटल फोर्स लग रहा होगा, यानी क्या, देखो मैं अगर मैथमेटिकली लिखूं तो ऐसे लिखूंगा F net. F net किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स है. F net किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m0. इसको रिप्रेजेंट कर रहा है m0 के ऊपर टोटल कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा. ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका F net. ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो F01 क्या बताया था आपको, OD बताया था ना, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1. ठीक है, इसी तरह से F02 फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2. सिमिलरली F03 फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3. F04 force on 0 due to 4, and so on. So there are total n number of forces are acting on this body mass m0. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जहां पर हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करें किसी भी एक बॉडी के ऊपर बाकी सब की वजह से. सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि उन सबको ऐड करना, तो क्या क्या कहेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशनल टर्म में, क्या कहेंगे टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास m0 ड्यू टू अदर बॉडीज. ठीक है ना, जो भी इसके सराउंडिंग में रखी है उन सब की वजह से. ठीक है, जैसे अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बताऊं, सो दिस इज योर m0 बॉडी ओवर हियर एट पोजीशन वेक्टर r0. आपको याद हो गया होगा अब तक. तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन स्पेसिफाई करे उसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे. इसी तरह से यहाँ पर r1 पोजीशन पर एक और ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास कितना है, m1. इसी तरह से यहाँ पर मान लेता हूं मैं r2 पोजीशन पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास कितना है, m2. सिमिलरली n टाइप्स ऑफ बॉडीज यहाँ पर है. तो हम अगर F01 निकालेंगे, फोर्स ऑन m0 ड्यू टू m1, m01 यही बनेगा ना, फोर्स ऑन m0 ड्यू टू m1. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Gm1 फर्स्ट बॉडी का मास कितना है, m0. सेकेंड बॉडी का मास m1 डिवाइड बाय डिस्टेंस. अब डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आपको एक पैटर्न मैं बता देता हूँ. यहाँ 01 है तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए, r10 मॉडुलस का स्क्वायर एंड दिस इज r10 कैप. ठीक है ना, ये एक पैटर्न बन जाएगा आपका. इसी तरीके से आप F02 निकालेंगे बेटा, तो वो क्या बनेगा, Gm0 m2, क्योंकि इस बार
फर्स्ट बॉडी तो वही है क्योंकि उसी पर फोर्स लग रहा है, अब सेकंड की वजह से लग रहा है तो ये डिवाइड इनटू क्या आ गया m2 डिवाइड बाय r20 मॉडुलस का स्क्वायर और ये हो जाएगा r20 कैप। अब r10 कैप और r20 कैप में एक बार याद दिला देता हूं सॉरी, ये दोनों क्या है आपकी यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर क्या बताते हैं आपको, डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि r कैप, अगर जनरली मैं यूनिट वेक्टर को बताऊं तो वो क्या होता है r वेक्टर बाय r मॉडुलस। तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखो मैं दोबारा लिख देता हूं gm m0 बाय r10 क्यूब और ये हो जाएगा r10 वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर नीचे मॉडुलस आएगा r10, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर है, एक पावर और आ गई तो ये क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, gm1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, m0 को पहले लिख लो या m1 को पहले लिख लो, मल्टीप्लाई होना है, डजंट मैटर, ठीक है ना। तो यहाँ m2 m0 बाय r20 क्यूब और यहाँ हो जाएगा r20 वेक्टर। इसी तरह से आप nth के लिए निकाल सकते हो, किसके लिए निकाल सकते हो, n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए निकाल सकते हो, यानी n मास बॉडीज है, यहाँ पर n नंबर ऑफ मास बॉडीज हैं, ठीक है ना, जैसे m1 m2 m3 m4 m5 mn, ठीक है ना, nth बॉडी का मास कितना है m है, ठीक है, nth बॉडी का मास mn है सॉरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा F0n यानी कि फोर्स ऑन m0 ड्यू टू nth बॉडी, तो वो हो जाएगा g m0 mn बाय rn0 मॉडुलस का स्क्वायर और ये हो जाएगा rn0 कैप, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो g m0 mn बाय rn0 क्यूब और यहाँ हो जाएगा rn0 वेक्टर। तो इस तरीके से आप टोटल फोर्स निकाल सकते हो m0 मास की बॉडी के ऊपर बाकी सब की वजह से, ठीक है ना। अब ये तो हमने सिर्फ फोर्स निकाला है, हमें करना क्या है, इन सबको ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं। मैं एक बार ये डेफिनेशन इरेज कर देता हूं ऊपर से, ठीक है, देखिए। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड देम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ एन एफ नेट निकाल लेते हैं हम यहाँ से, एफ नेट, ठीक है। तो बेटा देखो एक स्टेप में पहले ही छोटा कर देता हूं इसमें, देखो gm0 और gm0 देखो सब में कॉमन ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये gm0 ये तो आ गया बाहर, ठीक है। अब अंदर क्या बचा बेटा, यहाँ पर बचा m1, साथ में क्या है ये r10 वेक्टर और नीचे क्या है r10 क्यूब, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पर अब क्या बचा है, यहाँ पर m2, दिस इज r20 वेक्टर बाय r20 मॉडुलस का क्यूब। इसी तरह से चलता रहेगा ये 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा mn rn0 वेक्टर बाय rn0 मॉडुलस का क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा। अच्छा, अगर आपने पढ़ा हो समीशन के बारे में तो मैं उसकी टर्म में भी बता देता हूँ आपको। समीशन में भी क्या होता है, सम करना होता है हमें नंबर ऑफ टर्म्स का। जैसे हमें लिख रहा हूँ i is equal to 1 to n, इसका मतलब क्या है, मुझे ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, मुझे ऐड करना है बेटा x1 plus x2 plus x3 up to xn, यानी i की वैल्यू 1 से लेकर 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग पुट करेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे, इसको समीशन बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ऐड ही कर रहे हैं, तो एफ नेट अगर मैं समीशन की फॉर्म में लिखूं तो वो क्या होगा बेटा, gm0 ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से लेकर n तक, यहाँ पर हो गया mi, क्योंकि देखो 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ रहा है ना, 1 2 फिर 3 आएगा 4 आएगा 5 n आ गया, ठीक है ना। और ri0 क्योंकि देखो r10 r20 r30 r40 rn0 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ri0 वेक्टर बाय ri0 मॉडुलस का क्यूब। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टोटल फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है ना, समीशन की टर्म में। ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूं हमने क्या किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे
we are going to calculate total force on this m naught mass body due to m1 m2 m3 and m4 और जितनी भी यहाँ पर इसके आसपास की बॉडीज हैं उन सब की वजह से, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट का फोर्स निकाला, फर्स्ट बॉडी का मास सेकंड बॉडी का मास डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस और फिर साथ में उसकी डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड, इसी तरह से थर्ड, फिर उन सबको ऐड कर दिया, ठीक है ना। ऐड करते वक्त क्या देखा भाई जी एम नॉट तो सब में है, कांस्टेंट ले लिया, कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचा m1 r10 वेक्टर बाय r10 क्यूब, इसी तरह से r20 वेक्टर बाय r20 क्यूब, इसी तरह से rn0 वेक्टर बाय rn0 क्यूब। तो इस तरीके से आप जो है टोटल फोर्स निकाल सकते हैं, टोटल फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हाँ, इसमें डायरेक्शन के बारे में पूछे, ये तो मैंने आपको इसका मैग्नीट्यूड पार्ट बता दिया, ठीक है ना। अगर वो ये पूछे कि नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपने ये बोलना है नेट डायरेक्शन जो होगी उनके वेक्टर सम की जो डायरेक्शन निकल कर आएगी उसके बराबर होगा, ठीक है ना। वेक्टर सम से जो डायरेक्शन निकल कर आएगी वो उसके बराबर होगा। जैसे अभी आपने वेक्टर अलजेब्रा अगर किया है तो वहां पे ट्रायंगल लो या वेक्टर पैरेललोग्राम लो, वेक्टर एडिशन होता है, वहां से आपको डायरेक्शन पता लगती है। तो आप ये अभी तक इतना समझिए कि मेरे पास मान लीजिए सपोज ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये वाला ए और एक वेक्टर ये वाला बी, ठीक है। अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी सेम आएगी। पर अगर एक वेक्टर ये वाला है और एक वेक्टर ये वाला है, ठीक है बेटा, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, तो इसको वेक्टर अलजेब्रा से, वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें फिर एक नेट डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये लिखोगे डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है ना। डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है जी। ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहां से थोड़ा सा आपको डायरेक्शन और समझ अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट है बेटा आपका शेल थ्योरम, इरेज कर दूं इसे, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपकी शेल थ्योरम। शेल थ्योरम एक्चुअली सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में तो नहीं है, ठीक है, पर थोड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए मैं करा रहा हूं। देखिए शेल थ्योरम, शेल थ्योरम कराने से पहले थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन सा देता हूं वेक्टर का ही, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ठीक है ना। तो आपको वेक्टर थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना हमें नीड है, ठीक है। सो देखो, ये सपोज कि कोई कार है बेटा इस तरीके से, ठीक है ना, ये कोई कार है, टॉय कार है ये, ठीक है बेटा। और इधर एक एफ फोर्स से एक लड़का धागे से बांध रखी है इस टॉय कार को, और वो लड़का जो है इस कार को इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से जरा समझना, ये फोर्स लगा और कार जा रही है आपकी इस डायरेक्शन में, कार जा रही है आपकी इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल। सपोज मान लेता हूं मैं कि जो लड़के ने फोर्स लगाया वो थीटा एंगल से लगाया अलोंग, और थीटा एंगल कहां से मापा हमने, अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। यानी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से वो लड़का फोर्स लगा रहा है और कार को आगे की तरफ लेके जा रहा है। तो अब एक बात बताओ, कार आपकी ऊपर की तरफ तो नहीं जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। इसका मतलब जो फोर्स हमने लगाया उस फोर्स का सिर्फ देखो, फोर्स हॉरिजॉन्टली तो लग ही नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है एक एंगल के साथ। अगर मान लीजिए तो ये आपका ओरिजिन है तो फोर्स ऐसे लग रहा है ना बेटा, ये मार्कर, ये जो एक ब्लैक मार्कर है, ये फोर्स की डायरेक्शन है ना। तो इस फोर्स के दो पार्ट करने पड़ेंगे अब हमें। दो पार्ट कौन कौन से, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मैं फिर बता रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, क्योंकि काम कौन सा कर रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल पार्ट काम कर रहा है, वर्टिकल पार्ट काम नहीं कर रहा, क्योंकि कार हमारी ऊपर नहीं जा रही है, हॉरिजॉन्टली आगे मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली आगे मूव कर रही है। तो यहाँ पर इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनाएंगे। तो किसी भी वेक्टर के जब दो कंपोनेंट बनाए जाते हैं तो एक कंपोनेंट जो एंगल के साथ होता है, एक कंपोनेंट जो एंगल के साथ होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना, और दूसरे कंपोनेंट को क्या बोला जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। दूसरे को क्या बोला जाएगा भाई, वर्टिकल कंपोनेंट बोला जाएगा, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, बस इतना ही आपको जानना जरूरी है। थोड़ा सा अगर और डिटेल बताऊं तो चलो रहने दो, कंफ्यूज हो गया आप, ठीक है ना। मुद्दे पर आते हैं। ये आपकी वेक्टर के दो पार्ट्स बनाना मैंने सिखाया, ठीक है। अब आ जाओ शेल थ्योरम पे। तो शेल थ्योरम क्या कहती है कि अगर मान लीजिए ये आपके पास कोई थिन शेल है, ठीक है ना, थिन शेल या होलो स्फीयर आप कह सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास एक ये थिन शेल है, थिन शेल और होलो स्फीयर, होलो स्फीयर है या थिन शेल है। तो अगर मैं ये कहूं कि यहां पर कोई m मास वाला ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस स्फीयर की वजह से, इस स्फीयर की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस स्फीयर की वजह से, इस थिन शेल की वजह से, इस होलो स्फीयर की वजह से इस m मास वाले ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, 0। मैं फिर बोल रहा हूं, इस थिन शेल या होलो स्फीयर की वजह से इस m मास वाले ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर मान लीजिए मैं छोटा सा मास ले लेता हूं इसका m, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, ठीक है बेटा। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ऐसे एंगल से लग रहा है, ठीक है ना, ऐसे एक एंगल से लग रहा है, ठीक है। तो बेटा एंगल से लग रहा है तो इसके दो पार्ट बनाने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक इसके सामने, इस m मास के ठीक सामने मैं यहाँ पर एक और पार्ट ले लेता हूँ उतना ही साइज का, ठीक है बेटा। ये भी इसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो जरा देखो बेटा, इसके दोनों कंपोनेंट और इसके दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जितना फोर्स ये इधर ले जाने में लगा रहा है उतना ये इधर लगा रहा है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सर ये ऐसा होता, शेल के बीच में रखा होता, ठीक है, तो कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं थी बेटा। एक मिनट, ये हमारा लगभग शेल हो गया बेटा, और ये बीच में रखा है, तो इतना ही फोर्स इधर लगा बेटा, इतना ही फोर्स इधर लगा, डजंट मैटर, अब भी कहीं नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। ये आपकी शेल थ्योरम की पहली स्टेटमेंट है कि नेट फोर्स इनसाइड द शेल इज इक्वल टू 0। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, किसकी वजह से, ड्यू टू शेल, ड्यू टू शेल, ठीक है ना। और दूसरे के लिए मैं पहले फिर एक और चीज आपको बताता हूं। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में शायद कि भाई अगर हम बारिश के मौसम में बिजली चमक रही हो तो हम अगर कार के अंदर बैठ जाते हैं तो हम बच जाते हैं, हमारे ऊपर बिजली नहीं गिरती। इसका मतलब हम कार के अंदर क्या हो गए, शील्ड हो गए, बच गए हैं, सुरक्षित हो गए हैं, ठीक है ना। एक तरह की लेयर आ गई है जो हमें बाहर से बाहर गिरने वाली बिजली से हमें बचा रही है, ठीक है ना। कार के ऊपर बिजली गिरेगी और फिर कार से कहां से ले जाएगी, ग्राउंड में, हम बच जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है ना। अब इसका शेल थ्योरम से क्या रिलेशन है, शेल थ्योरम से रिलेशन ये है बेटा कि मैंने बोला, देखो मैं पहली फर्स्ट पॉइंट फिर बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है क्या, कि यहां पर इसके अंदर, शेल के अंदर ये m मास वाला ऑब्जेक्ट रखा है, इसके ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। किसकी वजह से, शेल की वजह से, किसकी वजह से, शेल की वजह से। पर अगर शेल के बाहर मान लीजिए यहाँ पर मैंने m1 मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी वजह से इस मास पर डेफिनेटली फोर्स लगेगा, डेफिनेटली फोर्स लगेगा। इसका मतलब ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल नहीं है, ग्रेविटेशनल शील्डिंग is not possible, is not possible, ठीक है ना। इसका मतलब ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल नहीं है। मैं फिर बताता हूं क्या मीनिंग है इसका। इसका मीनिंग ये है बेटा कि अंदर ऑब्जेक्ट रखा है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट कैंसिल कर देते हैं। पर बाहर कोई मास ऑब्जेक्ट m1 मास का ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी वजह से अंदर वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स जरूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसको शेल के अंदर रख दिया तो अब इसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है, आपकी शेल थ्योरम है। क्या है ये, शेल थ्योरम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है वो आपका पॉसिबल है
बट ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल नहीं है। ग्रेविटेशनल शील्डिंग का मतलब क्या है कि किसी पर ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे अगर उसको कहीं अंदर रख दिया जाए तो, पर ये पॉसिबल नहीं है। ये इसकी सेकंड स्टेटमेंट है कि बाहर रखे हुए ऑब्जेक्ट से डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और आप एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल मैं आपको मींस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, और फिर मैं एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।